नमस्कार, कैंडिड कन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और हम लोग हर बार की तरह प्रोफेसर अभय दुबे सर से बात करेंगे। हम लोग आज अमेरिका में हैं, हालांकि अभय दुबे सर दूसरे शहर में हैं और मैं दूसरे शहर में हूँ। सर, जब हम लोग यहाँ हैं तो उस समय बिहार का चुनाव अनाउंस हो चुका है। उस पे हम लोग एक सवाल के बाद आएंगे, लेकिन सर एक जो अभी वहाँ पे चिंताजनक स्थिति है, आपने देखा हो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज सीजेआई गवई जी के ऊपर एक किसी सरफिरे वकील ने जूता फेंका, जो जो या जूता फेंकने की कोशिश की। ये कोशिशें पहले भी होती रही हैं बहुत से नेताओं के ऊपर, लेकिन सीजेआई के ऊपर शायद इस ढंग से पहली बार ये प्रयास हुआ। और बिल्कुल। जो इसके पीछे का जो कारण है और उसके बाद जो हो रहा है वो ज़्यादा चिंताजनक है। हुँ, उसने जूता फेंकने के बाद ये कहा कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहा जाएगा। हुँ, अ, चूँकि शायद वो अभी सीजेआई गवई ने मॉरिशस में जाकर के कहीं एक बा कहा कि भई कि ये देश संविधान से चलेगा, बुलडोज़र से नहीं चलेगा। हुँ। इसमें कोई खराब बात नहीं है, ये कोई भी होता है तो यही कहता है। इवन अगर योगी जी से पूछा जाए तो योगी जी भी यही कहेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सर अब उसके बाद जो हो रहा है, राइट विंग के जो ट्रोल्स हैं और जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर अपने को कहते हैं, वो सीधे सीधे हिंसा भड़का रहे हैं। और अभी खबर आई है कि शायद एक अजीत भारती नाम के आदमी को यूपी पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। मुझे कोई बहुत उम्मीद नहीं कि उनका कोई बहुत न्याय होगा, लेकिन फिलहाल मेरा सर सवाल जो है, अच्छा उस दिन जब ये जूता हुआ तो उसके 2-3 घंटे के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ ट्वीट भी किया कि नहीं, नहीं ये नहीं होना चाहिए था। शायद ये लोग जो अति उत्साह में कर रहे हैं और सारा जो इसका नैरेटिव बनाया जा रहा है, वो ये बनाया जा रहा है कि दलित सीजीआई की वजह से सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, तो सीधा-सीधा कहीं से वो दलित वर्सेस अपर कास्ट या दलित वर्सेस जो सनातनी हिंदू अपने को कहते हैं, वो एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। मेरा कहना सर ये है कि ये जो अति उत्साही लोग हैं, ये तो राहुल गांधी का ही काम आसान कर रहे हैं ना, क्योंकि यही तो राहुल गांधी प्रूव करना चाहते हैं बार-बार और इससे तो उनका फायदा ही होगा। वो शायद कहीं भाजपा का नुकसान कर रहे हैं इससे। इस पूरे प्रकरण पे सर जो हो रहा है, उस पे सर मैं आपका एक स्टेटमेंट चाहता हूँ। देखिए, ये एक बड़ी तस्वीर है, ये एक बिग पिक्चर है और इस बिग पिक्चर के अंदर एक बहुत बड़ा रंग जिसमें आपने सीजीआई वाली घटना का कहा, ये दिखाई पड़ता है। इससे पहले 4 अक्टूबर को जो एक वीडियो आया था जिसके अंदर एक हरिओम वाल्मीकि नामक दलित युवक को ऊंचाहार में लोगों ने ड्रोन चोरी के शक में पीटते-पीटते मार जान से मार दिया और वो मरने से पहले उसने राहुल गांधी के लिए अपनी आर्त पुकार लगाई। फिर लोगों ने ठाके लगाते हुए कहा नहीं हम तो बाबा के आदमी हैं। तो ये घटना हुई, आप इस घटना को और इस घटना के साथ जोड़ लीजिए तो आपको दिखाई पड़ेगा कि वो तस्वीर तकरीबन पूरी होती हुई दिख रही है। अब इन तमाम घटनाओं से दिखाई पड़ रहा है कि जो हिंदुत्व की राजनीति है, उसने एक तरह का भ्रम पैदा किया था, एक तरह का धुंधलका उसने तैयार किया था। उस धुंधलके में लगता था कि शायद ये कमज़ोर जातियों को एक पॉलिटिक्स में लेवल प्लेइंग फील्ड देने को तैयार है। इसलिए पिछड़े वर्ग के एक हिस्से ने, अच्छे खासे हिस्से ने और दलित वर्ग के अच्छे खासे तो नहीं लेकिन एक छोटे से हिस्से ने ऊंची जातियों के साथ जुड़कर 45 से 50% की एक हिंदू एकता भारतीय जनता पार्टी का जो कैचमेंट एरिया है उसमें तैयार की थी। ये पूरा का पूरा प्रयास एक तरफ तो बिखर रहा है बुरी तरीके से और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रणनीतिकार, ये सब लोग मिलकर इस तरह की एक अक्षमता प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो इसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। आपने जिन अजीत भारती का जिक्र किया, मुझे नहीं पता ये वही सज्जन है कि नहीं है और भी कई लोगों का नाम अजीत भारती हो सकता है। तो अजीत भारती के नाम से एक एक्स के ऊपर एक राइट विंग का एक हैंडल भी है। जी, जी, उसी की बात कर रहा हूँ मैं, वो उसी की वही बात है। कर हाँ। रहा हूँ। जी, उनको जी। देखिए, उनको यूपी पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया? उनको तो पुलिस उनकी रक्षा करती थी। जी। पुलिस तो उनकी जब एक बार कर्नाटक की शायद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई थी, तो पुलिस उनकी हिफाजत में खड़ी हो गई थी उत्तर प्रदेश की। अब उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है? कोई जानकारी है आपके पास? नहीं, वो इसीलिए सीजीआई के खिलाफ जो हिंसा भड़काने की बातें उन्होंने बाकायदा एक टॉक शो करके, और आप अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो बहुत ही आपत्तिजनक है। मैं यहाँ क्या हाँ, बोलूँ, हाँ। वो कहा जा रहा है कि मैं वैसे तो गांधीवादी हूँ, लेकिन अगर मैं गांधीवादी ना होता तो कोई तो हिंदू होगा कोर्ट में जो जाए और सीजीआई गवई की मुंडी को जो है दीवार से टकरा के दो फाड़ कर दे, उनकी गाड़ी को घेर ले, हालांकि मैं गांधीवादी हूँ। मतलब इस ढंग से वो हाँ, नहीं, नहीं, वो ऐसे ही वो बाकायदा। इसी तरह हाँ। वो सज्जन इसी तरह की बात करते हैं और उनके बारे में क्या कहा जाए। ये सारे के सारे लोग 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, तो ये ट्रोल्स की एक बहुत बड़ी मंडली तैयार की गई। इसमें कुछ ट्रोल उनके खासुल खास थे। बिल्कुल साफ लगता था कि उनके उनसे एक तार बने हुए हैं
और वहीं से उनको हर तरह का समर्थन, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो कानून और पुलिस का हो, वो सब उनको प्राप्त होता था। ये इन सबको मैं नॉन स्टेट एक्टर्स कहता हूं। ये डिजिटल एज के बजरंग दली हैं, जो 90s में जो 90 के दशक में जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तो डिजिटल एज आई नहीं थी। तो वो बजरंग दली क्या करते थे कि वो घूम घूम के मारपीट करते थे, चित्र प्रदर्शनियों पे हमला करते थे, कवियों की पिटाई लगाते थे, कुछ कहीं भी घुस जाते थे और उत्पात मचाते थे, किसी को भी चांटा मार देते थे, गाली देते थे। वो ये सब ये करते थे बजरंग दली। ये डिजिटल एज के बजरंग दली हैं जो अपने घरों में बैठे रहते हैं और सोशल मीडिया का सहारा लेकर वही काम करते हैं जो वो करते हैं। अब इन डिजिटल एज के बजरंग दलियों को आपने एक बार बेलगाम तो कर दिया। अब बेलगाम करने के बाद में उनको आप जब चाहें तब उनको नियंत्रित नहीं कर सकते और हर बार वो आपके निर्देश पे नहीं चलेंगे। ऐसा नहीं होता कि वो हर बार बैठे हुए हैं आपके निर्देश की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप वहां प्लान बना के भेजें, योजना बना के भेजें, उसके हिसाब से फिर वो लिखें। बोले उनको तो एक मोटे मोटे तौर पे गाइडलाइन है कि भाई समाज में लगातार सांप्रदायिकता फैलानी है, उत्पाद फैलाना है। आपको ध्यान होगा जब कर्नाटक का चुनाव चल रहा था, उससे पहले ये सनातन वाला फंडा उठाया गया। उससे पहले सनातन वाला फंडा नहीं, इस सनातन का अपमान हो रहा है, ये अभी कर्नाटक के चुनाव के पहले ही से शुरू हुआ है पूरा का पूरा। और इस चीज को योगी आदित्यनाथ ने बहुत जोरदारी के साथ पकड़ा, सभी ने पकड़ा। नरेंद्र मोदी भी वही बोलते लिखते करते हैं। लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से तैयार करके ये पूरी रणनीति बनाई गई है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आप ये लोग जो इस तरह की लोग और ताकतें होती हैं, ये अपने ही बनाए हुए जाल में फंसती चली जाती हैं। अब क्योंकि जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो दलित हैं और एक विख्यात और प्रतिष्ठित दलित परिवार से उनका नाता है उनका, तो उनके उनके साथ ये जो सलूक किया जा रहा है, ये सलूक और उस सलूक करने वाले कौन है, सब लोग जानते हैं कि उनके तार किनसे जुड़े हुए हैं, वो किस विचारधारा के हैं। सनातन नाम का मतलब ही है कि आप जब सनातन की बात राजनीति में उठाई जाती है, वैसे तो हम सब लोग सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्म के दायरे में आते हैं, लेकिन जब राजनीति में ये बात उठाई जाती है तो सीधा मतलब हो जाता है कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कतारों से कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, भाजपा की कतारों से कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, ये किसी संगठन से कहीं ना कहीं जुड़े होगा, या तो विद्यार्थी परिषद के होंगे या बजरंग दल के होंगे, यही सब बातें निकल के आती हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मूल परिभाषा में, अपने मर्म में इस वक्त भी, इतने दिनों बाद भी ब्राह्मण बनिया पार्टी ही है। इससे भी पता लगता है कि जो 1974 में बाला साहब देवरस ने जो वसंत व्याख्यान माला में पुणे की व्याख्यान देके जो एक रणनीति लोगों के सामने पेश की थी कि आप कमजोर जातियों को अपने साथ जोड़िए, उनके बीच में काम कीजिए, वो भी दरअसल एक तरह का आवरण ही था। क्योंकि 74 से लेके कितना समय हो गया, कितने वर्ष हो गए हैं? नहीं, 50 साल से ज्यादा हो गए। 26 साल वो हो गए और 25 साल ये हो गए। 50 वर्ष से बाला साहब देवरस द्वारा बनाई गई रणनीति पर काम करते रहने के बावजूद भी अंततः अंदर से वही ब्राह्मण बनियापन निकल के आ जाता है सामने। और बजाय इसके कि भाजपा वाले इस बात पर गर्व करें और ढोल मजीरा लेके इसका भजन गाएं कि इस देश का मुख्य न्यायाधीश एक दलित है और वो कोई ऐसे रिजर्वेशन के जरिए नहीं बना, और कितने सक्षम वो न्यायाधीश हैं, ये भी सब सामने स्पष्ट है। और उसके ऊपर सनातन के सवाल को लेकर जूता फेंका जा रहा है। तो ये तो बहुत, अब ये उस मुकाम पे ये लोग पहुंच गए हैं जहां पे इन लोगों को दोबारा अपने आप को, अगर कुछ भारतीय राजनीति में कुछ नया करना चाहते हैं तो फिर से इन्हें अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा। एक बार री इन्वेंशन इन्होंने किया था। मैं ये मानता हूं कि बाला साहब देवरस ने जो भाषण दिया था और उत्तर प्रदेश में इन्होंने जो अपना सामाजिक गठजोड़ बनाया, वो उसी का सिलसिला था। यानी करीब 40-45 साल की प्रक्रिया है जिसका संचित परिणाम आपको दिखाई पड़ता है कि आप उत्तर भारत के अंदर एक अच्छी खासी चुनाव जीतने लायक हिंदू एकता कायम कर पाए। ये वही सिलसिला था। उससे पहले आप दीनदयाल उपाध्याय द्वारा की गई सोशल इंजीनियरिंग को भी इसमें जोड़ लीजिए। आज स्थिति यह है कि इन लोगों के ही की उग्र राजनीतिक विचारधारा के कारण वो पूरा सिलसिला दरक गया है और बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अब इन लोगों को दोबारा री इन्वेंट करना पड़ेगा, लेकिन लगातार सत्ता में बने रहने की वजह से इनमें आपस में जूतम तैयार बहुत है। कोई नहीं जानता है कि कौन किसके गुट में है। जी, अब नहीं, मैं योगी सर ये आदित्यनाथ को संभालना इनके लिए नामुमकिन है, इनके लिए।
जी, कि मैं सर ये सोच रहा था कि जब भी कांग्रेस वाले मिलते थे, तो एक बात कहते थे कि यार ये धर्म को इतना ज़्यादा इन्होंने हाइप कर रखा है कि धर्म की काट क्या है? हुँ, तो ये होता था कि धर्म की काट जात है। तो हुँ, राहुल गांधी ने एक वो जात वाला पकड़ा कि जाति जनगणना कराएँगे और दलितों के साथ रहूँगा, ओबीसी के साथ रहूँगा, अल्पसंख्यकों के साथ रहूँगा। लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि ये तो बुराई ही बुराई का अंत कर डाल रही है। ये लोग ही वो नैरेटिव तैयार कर दे रहे हैं कि नहीं, हम तो ये दलित के खिलाफ हैं। हालाँकि सोचिए, सीजेआई अगले महीने रिटायर हो रहे हैं। ये लोग 6 महीने नहीं बर्दाश्त कर सकते। और अब मानिए कि अभी तक सीजेआई गवाही ने ऐसा कोई लैंडमार्क जजमेंट नहीं दिया है जिससे कि कोई हिंदुओं का या कोई नहीं, और जो भाजपा उन्होंने का बहुत बुलडोज़र नुकसान। वाली बात कही, आपने ठीक ही कहा, बुलडोज़र वाली बात की, वो कुछ सनातन धर्म के खिलाफ कैसे जाती है ये बात वो? तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं उसमें कि सनातन धर्म या हिंदुओं या भाजपा का कोई नुकसान हुआ हो। ये तो बहुत साधारण सी बात है। हुँ, तो वो शायद बुराई ही बुराई का अंत कर रहे हैं कि वो लोग खुद ही इतने ज्यादा उस समय हुआ है कि दलितों के खिलाफ वो बोलेंगे ही बोलेंगे, दलित सीजेआई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे। खैर, लेकिन सर ये बिहार चुनाव चूंकि सर पे है और बिहार में ये वाली जो राजनीति है, अगड़ा वर्सेस पिछड़ा का, बिहार में धर्म की राजनीति नहीं होती हिंदू मुसलमान की, वहाँ अगड़ा वर्सेस पिछड़ा होता है। हुँ। ये आपको लगता है गलत टाइमिंग हो गई है भाजपा की? ये और शायद इसी वजह से अरेस्ट किया गया होगा, या अरेस्ट करके फिलहाल बिहार चुनाव तक उनको अंदर रखा जाए, अजीत भारती के जैसे लोगों को। आपको ध्यान होगा कि जब ऊना में दलितों की बड़ी निर्मम पिटाई की गई थी ऊना में, आपको याद होगा। उसके पहले रोहित वेमुला कांड हुआ था, जब स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री थीं, मानव संसाधन मंत्री थीं। तो उस वक़्त हम लोगों को एक बारगी ये लगा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को दलितों के वोट नहीं मिलेंगे, हम लोग गलत निकले। उसी वक़्त वो कांड भी हुआ था जिसमें सुधा भारद्वाज वगैरह को भीमा कोरेगाँव कांड भी हुआ। फिर वो मुकदमा भी बनाया गया, ऊना वाली घटना हुई और ये रोहित वेमुला कांड हुआ। तो उसमें दलितों पर अत्याचार का एक सिलसिला दिखाई पड़ा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने उसको दलितों पर अत्याचार के बजाय उसको अम्बेडकरवादियों के खिलाफ संघर्ष के रूप में चित्रित किया और दलितों के बीच में जो अम्बेडकरवादी हैं, उनकी संख्या कम है काफ़ी। यानी जो अपने आप को अम्बेडकरवादी एक्टिविस्ट कहते हैं और आगे बढ़ते हैं, वो ऐसा नहीं है कि सारे दलित अम्बेडकरवादी हों। वो अम्बेडकरवादी, अम्बेडकर के नाम की आदर करना अलग बात है, लेकिन अम्बेडकरवादी होना एक अलग बात है। तो उनके ऊपर इन लोगों ने कानून को, लॉ को वेपनाइज़ किया और इन लोगों को इसके ज़रिए मुकदमे लगाए, ये सब उन्होंने किया है उन्होंने। तो उसमें ये लोग बच गए और इनको दलितों के वोट जितने मिलते थे, उतने मिलने जारी रहे उन्होंने। 2019 के चुनाव में भी और बाद में भी दलितों के वोट मिलने इनको जारी रहे। अब ये दलितों के खिलाफ अत्याचार का ये जो नया दौर आया है, इस नए दौर में इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि ये अब पुराने हथकंडे का इस्तेमाल करके दोबारा फिर से दलितों के वोट प्राप्त कर लें। मुझे लगता है कि इन घटनाओं ने तकरीबन सुनिश्चित कर दिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदू एकता उन्होंने, हिंदू राजनीतिक एकता में सही बोलना चाहिए मुझे, हिंदू एकता नहीं, हिंदू राजनीतिक एकता जो बनाई थी, वो राजनीतिक एकता अब इनकी बिखर गई है। दलित भी इससे बाहर निकल गए हैं और राहुल गांधी ने, अखिलेश ने, तेजस्वी ने जिस तरीके से कमजोर जातियों के गठजोड़ को अल्पसंख्यकों के साथ मिलाकर जो अपनी राजनीतिक बिसात बिछाई है, अगर थोड़ा इनके पास कार्यकर्ता और हों या बूथ मैनेजमेंट इनका बेहतर हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये इनको चुनाव जीतने में दिक्कत होगी। ज़मीन इनके लिए बिल्कुल पकी हुई है। अब इनकी राजनीतिक कुशलता, सांगठनिक क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, कितने संसाधन संपन्न हैं ये, कितने रिसोर्सेज़ हैं इनके पास, इस सब पे निर्भर करता है कि ये चुनाव कैसे जीतते हैं। भाजपा बिहार के अंदर तो वैसे भी नेतृत्वविहीन स्थिति में खड़ी हुई है। आप देखिए जी। ना, इनके जितने भी बड़े नेता हैं, उन सबके ऊपर भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम हैं। भ्रष्टाचार की नहीं, हत्याओं के इल्ज़ाम है उनके ऊपर। वो खुद ऐसे वीडियो घूम रहे हैं, खुद ही वो दावा कर रहे हैं कि उनसे बड़ा गरेट गाली देने में विशेषज्ञ कोई है नहीं हिंदुस्तान में, हैं। जो अध्यक्ष हैं, जो पूर्व अध्यक्ष हैं, सम्राट चौधरी पूर्व अध्यक्ष हैं, दिलीप जायसवाल मौजूदा अध्यक्ष हैं, अशोक चौधरी हैं, सब इन सारे लोगों की साख सार्वजनिक जीवन में गिर चुकी है। सुशील मोदी अब इस दुनिया में है नहीं इस वक़्त। तो इस वक़्त कोई है नहीं पूरे एनडीए में जो भारतीय जनता पार्टी की झंडा बरदारी कर सके और जनता के सामने खड़े होके कह सके कि देखिए हम हैं इसके नेता। जी, नहीं सर, मेरा सवाल इसी पे था अगला कि बिहार में तो सही बात है कि भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है। नीतीश जी का जो चेहरा है वो शायद अब रोज़ उनके वीडियोज़ आ रहे हैं कि वो शायद वो बीमार हैं, या उनकी उनकी पारी अब खत्म दिखती है। हुँ, हुँ। उनके पास एक सबसे बड़ा फेस दिखता था नरेंद्र मोदी का, और आप कहते भाजपा का स्टाइल था कि 5 चरण, 4, 6 चरण, 7 चरणों में चुनाव हो, मोदी जी हर बार 4-4 जिले के लिए वहाँ पे रैली करें। अब लोग ये कह रहे हैं कि 2 ही फेज़ में चुनाव हो रहा है इस बार।
हालांकि राजनीतिक दलों की मांग थी कि एक ही फेज में हो, लेकिन फिर भी 2 फेज में हो रहा है, पिछली बार 3 फेज में हुआ था। अब प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि मोदी जी का चूंकि वो ऑरा खत्म हो गया है कि मोदी जी के नाम पे वोट आए और मोदी जी ज्यादा इस्तेमाल किए हैं, अब उन लोगों को भी लग रहा है कि ठीक है 2 चरण में करके इसको खत्म किया जाए। हम्म। तो शायद मोदी जी, आपको लगता है कि सर वो मोदी जी वो जादू खो चुके हैं अब और बिहार में नहीं इफेक्टिव दिखते हैं? देखिए, वैसे भी मोदी जी का जादू जो था वो राज्य राज्य विधानसभाओं के चुनाव में लोकसभा के मुकाबले उस वक्त भी कमजोर हो जाता था जब वो अपने शिखर पे थे। तब भी मोदी मोदी जी कहाँ सारे राज्य विधानसभा चुनाव कहाँ जिता पाते थे? बहुत जगह हार जाते थे ये लोग हैं। तो अब तो लोकसभा में भी उनका जादू कमजोर हो गया है। अच्छा, और उनको एक ग्रहण लग गया है मोदी जी को, उसको कहते हैं ट्रंप ग्रहण। मोदी जी को जो ट्रंप का ग्रहण लग गया है उससे उनकी, और फिर जो ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह उन्होंने चलाया और ट्रंप मिला के सब मिला जुला कर मोदी जी को ये जो ग्रहण लगा है उसकी वजह से वो बिल्कुल मुरझा गए हैं। वो मुसमुसे से लगते हैं, उनके चेहरे पे एक खिसियाहट सी मोदी जी की रहती है। उन और परिस्थितियां प्रतिकूल चली गई हैं और मोदी जी को भी लगता है कि अब तीसरी बार में सत्ता की सारी बागडोर मेरे हाथ में नहीं है। मुझे सत्ता जो है कुछ ऐसे लोगों से साझा करनी पड़ रही है जिनसे मैं पहले सत्ता साझा करने से इनकार करता था। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब भी उनसे सत्ता नहीं साझा करता था। 10 साल तक शुरू में प्रधानमंत्री रहा तब भी मैं उनके साथ सत्ता साझा नहीं करता था। तो मोदी जी की स्थिति हिंदुत्व की राजनीति के दायरे में भी अब उतनी मजबूत नहीं रह गई है जितनी पहले थी। जब वहां आपकी स्थिति कमजोर हो जाती है तो बाहर आपकी स्थिति उससे ज्यादा कमजोर होती है। जनता के बीच में वो स्थिति आपसे उससे ज्यादा कमजोर होती है। तो मोदी कोशिश करेंगे, पूरी जाएंगे बिहार में, अपने भीषण भाषण देंगे, वो सब करेंगे। अमित शाह की रणनीतियां भी चलेंगी, तरह तरह की तिकड़में होंगी, क्योंकि वो सब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसके पास वो सब हरबे हथियार हैं कि वो परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकती है। वो सारी कोशिशें होंगी। जम के पैसा बांटा जा रहा है, ये तो कर ही सकते हैं, वो खजाने खोल दिए उन्होंने चुनाव जीतने के लिए। और उसका असर भी बहुत से हमारे साथियों का कहना है जो बिहार की राजनीति पर निगाह रखते हैं, उनका कहना भी है कि कुछ कुछ उसका असर भी है। लोग कह भी रहे हैं कि भाई पैसा मिल रहा है तो हम इनको वोट दे देंगे। तो हो सकता है कि वो अपने खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको थोड़ा सा मंद कर पाए। लेकिन मुझे लगता है कि जब परिस्थिति आपके खिलाफ होती है तो ये हथकंडे अंततः आपके काम नहीं आते हैं। जी। सर ट्रम्प की बात कही आपने, यहाँ पे सर जो हमने यूएस में आकर के फील किया, लोगों का कहना है कि ट्रम्प को शायद मोदी से कुछ व्यक्तिगत समस्या है। भारत से शायद उनको इतनी समस्या नहीं है, लेकिन मोदी जी से कुछ व्यक्तिगत समस्या है, बहुत सी बातें भी आई। हम्म। और आपको सर लग रहा है कि यहाँ पे आकर के कि हाल फिलहाल मोदी से संबंध सुधरने की उम्मीद है ट्रम्प की? नहीं, हो ही नहीं सकता, संबंध नहीं सुधर सकता। उसका उसके उसके व्यवहारिक कारण है। व्यवहारिक कारण ये है कि ट्रंप से अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था ने, अमेरिका की अदालतों ने एक सवाल पूछा है कि आपको राष्ट्रीय इमरजेंसी की हालत में तो आपको इस तरह से टैरिफ वगैरह का लगाने का अधिकार है। आपने लेकिन क्यों लगाया? अभी राष्ट्रीय इमरजेंसी की, नेशनल इमरजेंसी की तो कोई हालत नहीं है। तो ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ एक तर्क दिया है। ट्रंप का कहना यह है कि भारत चूंकि रूस से तेल खरीद रहा है और उससे जो रूस का जो वार एफर्ट है, रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, उसको बल मिल रहा है। इसलिए ये अमेरिका के लिए एक राष्ट्रीय आपात स्थिति है। ये बाकायदा लिखित हलफनामा दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप प्रशासन ने। तो जब आप ऐसा करते हैं, इसका मतलब यह है कि उस वक्त तक तो आप इस तर्क को वापस नहीं ले सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ना दे दे। तो वो जब तक वहां फैसला नहीं होगा तो हल्फनामा दाखिल रहेगा, तो ट्रंप पीछे नहीं हट सकते इस बात से लेके कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। या तो भारत ऐलान कर दे कि रूस से हम तेल नहीं खरीदते, वो भारत करेगा नहीं, क्योंकि रूस से तेल ना खरीदने का मतलब होगा कि रूस से हथियार भी मिलने बंद हो जाएंगे और दूसरी चीजें भी मिलनी बंद हो जाएंगी। रूस से तो भारत के जो लेन देन के संबंध है वो बड़े बहुमुखी किस्म के हैं। वो केवल तेल तेल तो रूस से अब खरीदना शुरू किया है भारत ने, पहले 3-4 साल से। उससे पहले तो भारत रूस से तेल नहीं लेता था, दूसरी चीजें लेता था। तो अब तो रूस से इस तरह से देखा जाए तो बहुत मुश्किल है इनके लिए। ये रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर सकते और ट्रंप उस हलफनामे को वापस नहीं ले सकते वहां पर। तो ये परिस्थिति ऐसी है, इसमें ट्रंप लगातार ये कहते रहेंगे कि ये जो मोदी वार है, ये ट्रंप प्रशासन के अंदर आप देखिए, आप यहाँ अमेरिका में मैंने सुना है लोगों से कहते हुए, ऐसे लोग जो कि ट्रंप प्रशासन की जानकारी रखते हैं, उन्होंने कहता है ट्रंप प्रशासन के भीतर ही वो जो रूस रूस और यूक्रेन का युद्ध है उसको मोदी वार के तौर पर पेश किया जा रहा है कि मोदी की वजह से ये वार जो है वो पुतिन चला चला पा रहे हैं। तो वो तो नहीं होगा। अभी ऐसी परिस्थिति बनेगी, भारत के ऊपर जो दंड स्वरूप 25% टैरिफ लगाए हैं वो टैरिफ भी जारी रहेंगे
और वो मुश्किलें भारत अमेरिका संबंधों में अभी लंबे अरसे तक चलने वाली हैं। इसके बारे में जो कुछ भी बातें कही जाती हैं, सब उड़ाई गई बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप अपना कदम वापस खींचेंगे, क्योंकि ट्रंप कदम वापस खींचने का मतलब ये होगा कि ट्रंप की अमेरिका के अंदर हैसियत गिर जाएगी और उन्हें टैरिफ हटाने पड़े अगर तो आज के लिए सर इतना ही रहेगा, लेकिन मैं दर्शकों को इतना कह सकता हूँ, हम लोग यूएस आए हैं ये फील लेने के लिए कि ट्रंप के बारे में यहाँ क्या सोचते हैं लोग। जितने कंफ्यूज हम लोग हैं उनके बारे में, उतने ही ट्रंप यहाँ, उतने ही कंफ्यूज यहाँ के बारे में है लोग। उनको भी पता नहीं कि वो क्यों कर रहे हैं, वो इसमें थोड़ा। ज्ञानेश एक छोटी-सी बात ये है, जोड़ दूँ जी, जी, कार्यक्रम खत्म होने से पहले जी, कि मेरे ख्याल से इसमें अब ज़्यादा भ्रम की स्थिति बची नहीं है। शुरू में भ्रम की स्थिति थी। अब बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं। ट्रंप, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ट्रंप मोदी जी से थोड़े बहुत नहीं, अंदर से सख्त नाराज़ हैं। जब वो कहते हैं कि ये मोदी इज़ माय फ्रेंड, तो वो एक तरह से व्यंग, अब हमें दिखाई पड़ता है कि वो व्यंग में इस बात को बोलते हैं। वो तंज़िया लहज़ा होता है उनका कि ये मेरा दोस्त है, मैं इसे दुरुस्त करता हूँ, मतलब जो है। तो ये इस तरह होता है, वो बहुत नाराज़ हैं जिस तरीके से बाइडेन के ज़माने में ये मिले नहीं ट्रंप से, वो सब बातें धीरे-धीरे करके ट्रंप के दिमाग में हैं। और जिस तरह मोदी जी एक बदला पसंद, बदला लेने के लिए आतुर रहने वाले राजनेता हैं, ट्रंप भी उसी तरह के राजनेता हैं। तो वो मोदी जी से जम के हिसाब चुकता कर रहे हैं इस वक्त। और वो ये भी चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के जो आर्थिक संबंध हैं, उसमें जो भारत की तरफ झुका हुआ ट्रेड व्यापार प्रतिशत का व्यापार घाटे का मामला है ना, इसको भी किसी न किसी तरह दुरुस्त किया जाए। तो ये सब भी वो चाहते हैं। जी। जी। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग भारत जल्दी ही लौटेंगे। बिहार चुनाव तब तेज होगा, और हम लोग बिहार चुनाव से लेकर के अमेरिका में हमने क्या देखा उसके बारे में विस्तार से बातें करेंगे। बिल्कुल। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।